Welcome to the Daily Hindu Analysis. We've been doing this from the last week of June, and like I've told you multiple times, why this session becomes important for your examination. If you are preparing for the law entrance examination, that is your CLAT examination, the session would be fruitful in your current affairs portion. Then the passages that you face in the English and the CR section would be taken care of, right? The themes. तो आप पैसेज जब पढ़ोगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा. यू विल एटलीस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. चलो, इसके बाद फॉन्ट्स में तो ऐसा कोई यूज़ नहीं है ना. रीजनिंग में भी कोई यूज़ नहीं है. लीगल में अराउंड 50% ऑफ योर क्वेश्चंस विल हैव करंट अफेयर्स विच वुड प्राइमरली बी फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे पैसेज पूछ लिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे पैसेज पूछ लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे कुछ पूछ लिया, कोई फैमिली लॉ का इशू पूछ लिया. So this becomes extremely important in your legal section too. If you are preparing for CUET, see, what we do here is we break down your complex topics into a very simple and understandable method, right? And this becomes extremely important for your paper 3 also, wherein starting let's say if you are preparing for IPPAT or any of those management exams after class 12, the session becomes extremely important for your personal interviews, which will have a weightage of around 35% if we talk about IPM Indore. चलो, तो you should start watching this. देखो, ये जो पहला न्यूज़ है, इंडियन फोर्सेस ब्रॉट पाकिस्तान टू इट्स नीज विद इन आवर्स, द प्राइम मिनिस्टर सेज दिस. तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन सिंदूर. नाउ ऑपरेशन सिंदूर was launched by India on 9th of May 25, wherein we attacked on 9 terrorist camps. Now this was done in retaliation to the Pahalgam attack. Now Pahalgam is a place near or is in Anantnag district. Why is this popular? This is popular because of Amarnath Yatra. So Hindu cultural linkage है ना. So the Prime Minister is talking about this. यहाँ पे ऑपरेशन महादेव becomes important. तो यहाँ पे 4 टेररिस्ट आए थे पहलगाम अटैक में. इन चारों को मारने का जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ था दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन महादेव. तो बाकी ये सिर्फ एक, ठीक है, मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया. ऑफ कोर्स वी हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर आवर आर्म्ड फोर्सेज, बट आप एग्जाम के लिए इतना याद रखोगे. नाउ द सेकंड न्यूज़ इज अबाउट बिहार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैज़ 2 वोटर ID कार्ड्स. तो तेजस्वी यादव इज सेइंग दिस. एंड नाउ व्हेन तेजस्वी यादव इज सेइंग दिस, हमें सुनना इसलिए पड़ेगा बिकॉज ही इज ऑल्सो द लीडर ऑफ ऑपोजिशन. तो सुनना तो पड़ेगा. अभी बिहार में असेंबली पोल्स हैं. असेंबली पोल्स मतलब विधानसभा का इलेक्शन है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. द मिनिमम एज to become a Vidhan Sabha member is 25 in India. You have to be a citizen of India, right? अच्छा, वोटिंग का राइट इज ऑल्सो समथिंग विच इज गिवन टू अ सिटीजन ओनली. तो ओनली अ सिटीजन कैन वोट. तो ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं. अच्छा, वोटिंग द राइट टू वोट इज गिवन अंडर आर्टिकल 326. ये सब पढ़ के जाइएगा है ना. एंड इनिशियली द वोटिंग एज वाज 21 विच वाज reduced to 18 by the 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989. रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं कि बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो ये नहीं, सॉरी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है. तो ये ब्लेम कर रहे हैं कि जो अभी करंट गवर्नमेंट है बिहार में, उसके जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, इनके पास खुद 2 वोटर ID कार्ड्स हैं, विच इज़ नॉट लीगली पॉसिबल. 2 वोटर ID मतलब होना 2 वोट्स होना, और 2 वोट्स होना इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सिंगल पर्सन विल हैव अ सिंगल वोट. अब आप भी जानते हो, आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके मल्टीपल वोट्स हैं. तो फिलहाल वो ये यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इलेक्शन कमीशन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं. और हमेशा याद रखो, B.R. अम्बेडकर जी ने बोला था कि इफ वांट अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का मतलब है डेमोस प्लस क्रेसी. डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स पावर. व्हेन द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल, इट इज अ ट्रू डेमोक्रेसी. एंड B.R. अम्बेडकर जी सेड कि फॉर अ वाइब्रेंट एंड अ ट्रू डेमोक्रेसी हमें 4 ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा मजबूत रखना है. वन इज योर सुप्रीम कोर्ट विच इज मेंशनड अंडर आर्टिकल 124. सेकंड इज योर कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मेंशनड अंडर आर्टिकल 148. देन इज योर UPSC, मेंशनड अंडर आर्टिकल 315, योर ऑल इंडिया सर्विसेज.
And then the fourth one is your election commission mentioned under article 324. तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन पे डायरेक्टली क्वेश्चन किया जा रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी, है ना. बी आर अम्बेडकर जी सेट 4 थिंग्स शुड बी वेरी वाइब्रेंट, वेरी ट्रांसपेरेंट, है ना. अब इन 4 चीज़ों में एक चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं, किस पे सवाल उठा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे उठा रहे हैं, तो डेमोक्रेसी के लिए वाइब्रेंट नहीं है ना. चलो, विच इज़ नॉट गुड. मतलब अगर हमारे ऐसे और इंस्टीट्यूशंस पे क्वेश्चन उठाए जाएंगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, और अगर गड़बड़ है तो मतलब हम ट्रू डेमोक्रेसी लिव नहीं कर पा रहे हैं. तो इसमें रिफॉर्म्स चाहिए. तो ही इज आस्किंग फॉर रिफॉर्म्स, ही इज आस्किंग फॉर ये जो अभी आप मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुका हूँ, SIR रिपोर्ट, जो आपकी SIR एक्सरसाइज हो रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो बिहार में आपका SIR हो रहा है ना. तो चलो, ये 2 आर्टिकल्स हो गए तो हमने समझ लिया. अब इधर आओ, जैसे व्हाट राहुल गांधी सिंह, अब ये चीज़ मान भी ली गई है, लगभग 1 लाख वोट्स उन्होंने प्रूव किए हैं कैसे वो चोरी हुए हैं. सो दैट देखो, डुप्लीकेट वोटर्स बताएं कितने, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस कितने बताएं. फिर इन्होंने कुछ कुछ देखो एग्जांपल्स दिए हैं जहाँ पे उन्होंने बताया छोटा सा घर है, ये हाउस नंबर 35, इसमें 80 वोटर्स हैं, मतलब इसमें रहने का कैपेसिटी है, लेट्स से 4-5 पीपल कैन लिव इन दिस रूम, इसमें 80 वोटर्स रजिस्टर्ड है इसी एड्रेस पे. तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में आ रहे हैं. अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंटेक्स्ट में कि हम थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन को रिवाइज कर लें. नाउ इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी mentioned in Article 324 of the Indian Constitution. The Election Commission was established on 28th January 1950. The reason why we celebrate, 25th January. 25th January. The reason why we celebrate 25th January as National Voters Day. Currently, we have 3 election commissioners. Initially, we had 1. It was only by the 61st Constitutional Amendment Act of 1989 that the election commissioners were increased from 1 to 3. The retiring age of an election commissioner is 65 years or 6 years, whichever is earlier. The election commissioner is removed only by the same way as a Supreme Court judge is removed. Hence, it becomes very difficult. और ये हमने सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल बहुत डिटेल में मल्टीपल टाइम्स पढ़ लिया बिकॉज ऑफ जस्टिस वर्मा केस, है ना. तो स्टार्ट वॉचिंग द प्रीवियस वीडियोस. आप पुराने वीडियोस देखना शुरू करोगे, योर क्लैरिटी ऑफ थॉट विल इंक्रीज डे बाय डे. तो वेलकम टू क्लैट वाटर डे ऑफ 11th of August. चलो, तो द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट मेरिटे स्कीम. मेरिटे स्कीम क्या है? देखो, दिस इज अ टेक्निकल स्कीम, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एंड विल फिगर आउट हमारे काम का क्या है. द यूनियन कैबिनेट, पहला क्वेश्चन, इज द वर्ड कैबिनेट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? यस. क्वेश्चन पूछता है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन स्कीम टू स्ट्रेंथन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस इंडिया. तो द टारगेट इज टू स्ट्रेंथन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रेंथन करने से हमें क्या, क्यों हमारे क्या बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सर्व हो रहे हैं. हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ रहा है ना. हमारे पास स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस फील्ड में ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, है ना. आर सर्विस एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज. मतलब हम ज़्यादा डॉलर्स लाएंगे. मतलब कैसे? अगर मेरे इंडिया के ज़्यादा बच्चे टेक्निकल एजुकेशन गेन करेंगे तो वो यूएस की बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए इंडिया से काम करेंगे ना, तो वो इंडिया के लिए डॉलर्स लाएंगे क्योंकि यूएस उनको डॉलर्स में पे करेगा. तो हमारा ये सारा, हम एक कोई भी चीज़ करते हैं, इफ़ द गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग एनी स्कीम, तो मल्टीपल फायदे हो रहे होंगे उसके. तो देखो, अब नाउ दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. मतलब ये जो स्कीम है जिसमें हम अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को और स्ट्रेंथन करेंगे, उनका R&D बढ़ाएंगे, है ना. इसके लिए द स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मींस will come from the central government. Now schemes can be of 2 types. जब भी कोई स्कीम पढ़ोगे, you have to see कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं. If the money is coming from the central government, it is a central sector scheme. If the money is coming from both the center and state, it is a central sponsored scheme. Now this is a central sector scheme. All the money is coming from the central government. Central government scheme funds will be transferred from the central government to institutions via central nodal agency. What are the objectives? Primary aim is to improve the quality, equity and governance in selected technical institutes through interventions aligned with the national education policy. Now the thing which becomes important, national education policy. देखो, किसी भी देश के, हर एक देश की अपनी पॉलिसीज होती हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपनी पॉलिसी है हमारी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 की, इंश्योरेंस की अलग पॉलिसी है, बैंकिंग की अलग पॉलिसी है. उसी तरीके से हमारी एजुकेशन पॉलिसी है. लास्ट टाइम हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1976 में और हम इसी करिकुलम में पढ़ रहे थे. फिर 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने रिवैम्प किया आफ्टर 44 ईयर्स और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए. इसीलिए आपने देखा होगा नाउ इन क्लास 12th आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स ले लेते हो. यू कैन टेक इकोनॉमिक्स विद फिजिक्स. दिस वाज नॉट पॉसिबल इन आवर टाइम्स. साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज अलग होते थे. अभी आप देखोगे इंटरलिंकेजेस हैज स्टार्ट, है ना. कंप्यूटर साइंस भी आपने पढ़ लिया है और आप साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हो. ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी. इंडिया में जो इतने सारे 5 ईयर MBA, IIM, IPM प्रोग्राम्स खुल रहे हैं, ये इतने सारे ऑनर्स प्रोग्राम्स खुल रहे हैं, ये सारे इंटरडिसिप्लिनरी हैं, इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है. क्यों खुल रहे हैं? बिकॉज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी. ये ऑल ऑफ दीज प्रोग्राम्स, जैसे आपका भी ये जो बैंगलोर हैज लॉन्च, IIM बैंगलोर हैज लॉन्च अ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, है ना. ये डिजिटल आपका इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑनर्स,
तो ये क्या है, ये ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये जो हमारा ये स्कीम है, ये इससे अलाइन हो गया है कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी ये करना है, और ये इसका ये काम सर्व कर देगा। हमें अपनी एजुकेशन में क्वालिटी, इक्विटी एंड गवर्नेंस को इंक्रीज करना है। रटने का जरूरत नहीं है, मैंने आपको जितना समझा दिया है बस इतना ही आप स्कीम में याद रखो। इट इज अ सेंट्रल नाउ मैरिटेज स्कीम्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टेक्निकल एजुकेशन। It is aligned with new education policy. Last education policy was in the year 1976. Education is a subject of concurrent list. By the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, education was made a concurrent list subject. Hence, both the central and state government can make laws on education. That is why you will see UP board, Bihar board, MP board वो state government चलाता है, CBSE central government चलाता है। चलो, IITs are run by central government. Your प्राथमिक विद्यालय are run by state governments. चलो, बस इतना याद रखो, that is enough. We will move on to the next news. कर्तव्य भवन. Now, what is कर्तव्य भवन? देखो, हमारी सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें हम अपनी नई पार्लियामेंट बनाते, नया सेक्रेटरीट बनाते और अपनी बिल्डिंग्स को रिवैम्प कर देते। दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। 2026 के बाद ये भी होगी हमारी, है ना, सेंसस होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन से हमारे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे। लोकसभा राज्यसभा में मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। चलो, यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोस। कर्तव्य भवन क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, और उस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स आर बीइंग मेड, अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स आर बीइंग मेड। और वो कैसी बिल्डिंग्स हैं? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। अब आप एक बार इमेजिन करो देश में काम कैसे चल रहा होगा। यहाँ पे आप और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में अपने में से कुछ कुछ लोगों को इलेक्ट कर दिया, यही लोग कहलाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लोकसभा में ये सारे बैठ गए आके, कुछ राज्यसभा में भी होंगे, पर फिलहाल ये लोकसभा में बैठ गए। अभी सीधे पब्लिक से ये इलेक्ट होकर आ रहे हैं। लोकसभा में जो इनका लीडर आया, लीडर कौन बना? के पास सबसे ज्यादा एमपीज थे। अब इस प्राइम मिनिस्टर इन्हीं एमपीज में से कुछ लोगों की टीम बना ले। अगर उसको टीम, मान लीजिए उसने अपनी टीम बना ली, दिस इज कॉल्ड एज कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये हो गया उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे एमपी हैं। अगर मान लीजिए उसको कोई एक थर्ड पर्सन चाहिए कि भाई मैं तो संकल्प को बनाऊंगा अपना एक मिनिस्टर, अब संकल्प तो एमपी है नहीं, तो क्या करेंगे? ये संकल्प को ले आएंगे, मिनिस्ट्री दे देंगे, और संकल्प को 6 महीने के अंदर इधर ही विल सेंड मी इन द लोकसभा और ही विल समहाउ फिट मी इन द राज्यसभा। मुझे ये बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बना ही देंगे 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ्स। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब ये मिनिस्टर्स को काम करना है। इन मिनिस्टर्स में मिनिस्टर्स है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मतलब सबसे बेस्ट, प्राइम प्रीमियम, प्राइम मिनिस्टर, और ये सारे मिनिस्टर्स। अब एक कंट्री को रन करने के लिए क्या क्या चाहिए? मुझे कंट्री को रन करने के लिए फाइनेंस चाहिए, तो मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री बना दी। मुझे कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस चाहिए, तो मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री बना दी। मुझे कंट्री के अंदर घरेलू इंटरनल चीज़ों को सिक्योर करने के लिए एक मिनिस्ट्री बनानी थी, मैंने होम मिनिस्ट्री बना दी। मैंने कंट्री में प्लेन, एयर स्पेस, सिविल एविएशन रेगुलेट करनी थी, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बना दी। मुझे देश में इन्वायरमेंट रेगुलेट करना था, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट बना दिया। मुझे देश में रोड्स देखनी थी, तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट बना दिया। ऐसे मैं मल्टीपल मिनिस्ट्रीज बना दूंगा और मैं करूंगा उनको हेड। वो है आपका प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ रहा है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोकसभा का लीडर, वो बन गया प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे मिनिस्टर्स, सारे मिनिस्टर्स की अपनी मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्रीज में हर एक मिनिस्ट्री के नीचे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स, उसके नीचे बहुत सारे जो भी आपके पीसीएस है, लेट्स से, या लोअर एसएससी ऑफिसर्स। फिर धीरे 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 आप सुपर बाबू तक पहुंच जाओगे, है ना, इस स्टेज में। तो अब ये सारा एग्जीक्यूटिव है, ये पूरा एग्जीक्यूटिव है, ये पूरा एग्जीक्यूटिव है, ये लेजिस्लेचर है ना, ये पूरा एग्जीक्यूट कर रहा है, कंट्री को एग्जीक्यूट कर रहा है, सारे काम कर रहा है। इसके नीचे बहुत सारा स्टाफ लगा हुआ है, ये सारी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब इनको काम करने के लिए बिल्डिंग चाहिए, यस और नो? चाहिए। अभी क्या था, हमारी मिनिस्ट्रीज बहुत बाइफरकेटेड थी कि यहाँ पे होम मिनिस्ट्री है, फिर एट सम प्लेस यू फाइंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस और रेंटल कॉस्ट बढ़ते थे। इस चीज़ को देखते हुए, और सरकार को सोलर पैनल्स और काफ़ी चीज़ें आ गई ना, लॉट ऑफ मॉडर्निटी हैज़ कम इनटू बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर ऑल्सो। तो द गवर्नमेंट, व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन इज, अपनी सारी मिनिस्ट्रीज के लिए उन्होंने ऐसे 10 ब्लॉक्स बनवाने हैं। उन 10 ब्लॉक्स में से कल एक ब्लॉक ओपन हो गया। समझ में आ रहा है? इनॉग्रेट कर दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। उस एक ब्लॉक का नाम है कर्तव्य भवन। यहाँ बैठेगा कौन? यहाँ बैठेंगी मिनिस्ट्रीज। अभी ऐसा होगा नहीं, बट अज्यूम, लेट्स अज्यूम, यहाँ जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, फिर यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, है ना, यहाँ पे कोई सी मिनिस्ट्री होगी, तो इससे मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी, मेंटेनेंस कम हो जाएगी, सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, काम जल्दी होंगे सारे ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बोलते हैं उसको। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोजेक्ट्स थोड़ा फास्ट होंगे, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। मल्टीपल फायदे हैं। तो 10 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग इनॉग्रेट की गई, उसी को कह रहे हैं कर्तव्य भवन। ये है क्या? ये हमारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को एक जगह क्लब कर दिया जाएगा। चलो, तो द रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द कर्तव्य भवन इन दिल्ली, फर्स्ट ऑफ 10 प्लान्ड कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट। मतलब कितने प्लान्ड हैं? 10। तो ऐसे 10 सीसीएस बनेंगे, सेंट्रल कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट इस बिल्डिंग को बोलेंगे, और ऐसे 10 सीसीएस बनाए जाएंगे। ठीक है। डिजाइंड एज अ मॉडर्न ग्रीन टू हाउस
मेजर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड इम्प्रूव गवर्नेंस एफिशिएंसी, कुछ नहीं है, बस ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होगी, बिल्कुल गवर्नमेंट एफिशिएंटली काम करेगी, बिल्कुल करेगी। उसके साथ में क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न है, ये सब हटाओ, कुछ नहीं है। मेजर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, तो यहाँ पे क्या होगा, मेजर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स बनेंगे ना, ग्रीन हेडक्वार्टर्स टू हाउस। अब बाकी इसमें और इसके कुछ कुछ फीचर्स हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ। अब जैसे इसमें रूफ टॉप सोलर पैनल्स लगे हैं, सोलर पैनल्स है तो इससे नेट जीरो, हमें हमें जो नेट जीरो अचीव करना है 2070 तक, हमें नेट जीरो अचीव करना है 2070 तक, मतलब हम जितना कार्बन एमिट करेंगे उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसमें ऑल ऑफ दिस विल हेल्प, ऑब्वियसली बहुत कम बट स्टिल, है ना, मैसेज ज़्यादा है। चलो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह भी होती है, जीरो डिस्चार्ज वेस्ट प्रोसेसिंग भी है, ऑल इन ऑल वेरी हाईटेक बिल्डिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये तो इट्स गेटिंग रिपीटेड। तो स्मार्ट आईडी एक्सेस, सीसीटीवीज हैं, डिजिटल स्पेसेस हैं आपके पास, सेंट्रलाइज कमांड सेंटर है। ग्रह 4, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ग्रह 4 का मतलब क्या होता है, ये अच्छी चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको सुनिए। हमारे यहाँ इंडिया में एक एजेंसी है जो बिल्डिंग्स को बताती है वो कितनी ग्रीन है, वो कितनी इको फ्रेंडली है। तो ग्रह जो एजेंसी है, ग्रीन रेटिंग इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ग्रीन रेटिंग हैबिटेट इंटीग्रेटेड असेसमेंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में बिल्डिंग्स को स्टार रेटिंग्स देती है। तो 5 स्टार तक इट कैन गिव, इसने हमारी बिल्डिंग को ग्रेह 4 बोला है, तो 4 स्टार इट हैज गिवन। तो बेसिकली जो बिल्डर्स होते हैं, जो बहुत, मान लीजिए सिविलाइज सोसाइटी है, तो सोसाइटी डिफरेंट वेज में इम्पैक्ट डालना चाह रहे हैं लोग, तो वो अपने बिल्डिंग्स के लिए सर्टिफिकेट्स लेते हैं, ग्रेह 5 रेटिंग है, ग्रेह 4 रेटिंग है, कि हाउ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली यू आर, है ना। चलो, तो ग्रह रेटिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप बिल्डिंग्स देखोगे बिल्डर्स यूज दिस अलॉट, ग्रह रेटिंग बहुत कॉमन चीज़ है। तो ग्रीन रेटिंग, GR मतलब ग्रीन रेटिंग इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, दिस इज अ कोड सॉर्ट ऑफ अ थिंग, स्टार्स मिलते हैं बेसिकली। स्टारफिश का क्या मसला है, चलो ये भी समझ लो। ये जो नॉर्थ अमेरिका है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका है, विच कंप्राइजेज ऑफ योर कनाडा एंड US, कनाडा एंड US, यहाँ पे ना जो इसका ये वाला रीजन है, पैसिफिक ओशन ओशन वाला रीजन, बिकॉज दिस इज योर अटलांटिक ओशन, दिस इज योर अटलांटिक ओशन, दिस इज योर इंडियन ओशन, दिस इज योर पैसिफिक ओशन, दिस इज अर्थ गोल है, तो ये बन जाता है, ये ऐसे घूम जाएगा ना। तो दिस इज योर पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के नॉर्दर्न अमेरिका के कोस्टल प्लेन्स पे हमने देखा बहुत सारी स्टारफिश की डेथ हो रही थी। अब स्टारफिश इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि स्टारफिश इज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल अंडर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN स्टेटस देता है एनिमल्स और प्लांट्स को कि भाई वो कितने डेंजर में है, तो स्टारफिश को क्रिटिकली इंडेंजर्ड का स्टेटस मिल रखा है, मतलब कम स्टारफिश है हमारे पास। अभी हुआ क्या, यहाँ पे बहुत सारी स्टारफिश डेड पाई जा रही थी इस रीजन में, ऊपर नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में, ओनली नॉर्थ अमेरिका, ओनली नॉर्थ अमेरिका। तो अ लॉट ऑफ स्टारफिश वर डेड, स्टारफिश हो गई डेड। तो अभी आपको बैक्टीरिया का नाम तो याद नहीं रखना चाहिए, बट स्टिल हमारे आसपास अगर कोई चीज़ें हो रही हैं तो हमको एटलीस्ट मालूम होनी चाहिए। तो रिसेंटली साइंटिस्ट हैव फाउंड विब्रियो, ये आपका बैक्टीरिया का नाम है। तो देयर इज अ स्पेसिफिक बैक्टीरिया बिहाइंड अ वेस्टिंग डिजीज नोन एज सी स्टार वेस्टिंग डिजीज। तो ये जो सी स्टार है ना आपका स्टारफिश, सी स्टार वेस्टिंग डिजीज नाम की डिजीज से इसकी डेथ हो रही थी। नाउ द रीजन फॉर इट इज अ बैक्टीरिया दैट्स किल्ड ओवर 5 स्टारफिश सिंस 2013, मतलब समझ 5 बिलियन, 1 बिलियन कितना होता है, 1000 करोड़, 5,000 करोड़ स्टारफिश सिंस 2013 अलॉन्ग विद नॉर्थ अमेरिका पैसिफिक कोस्ट, नॉर्थ अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट में। फेटल कंडीशन अभी से पढ़ने का कुछ जरूरत नहीं है, रिमेंबर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको बताया गया है कि वो कैसे डेथ हो रही थी वायरस से, तो वो एक वायरस है। तो ये इफ इट्स एंटरिंग द बॉडी, तो वो एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो स्टारफिश के टिश्यू खुद खाने लगता है, टिश्यू खाता है तो ऑर्गन कोलैप्स हो जाता है, ऑर्गन कोलैप्स होता है तो वो उसकी डेथ हो जाती है। चलो, नाउ दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एवर निकल कॉपर प्लैटिनम ग्रुप सल्फाइड डिस्कवरी इन इंडिया, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तुवालू, दिस इज इंपॉर्टेंट, चलो तुवालू पढ़ लो क्या है। आपने कभी मैप को अच्छे से देखा होगा तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर छोटी छोटी कंट्रीज देखे होंगे, है ना, इनको बोलते हैं पॉलिनेशिया, पॉलीनेशिया। यहाँ पे इंडियंस भी बहुत सारे हैं, बट ये बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 11-11 हज़ार होती है। अभी हम जिसकी बात करने जा रहे हैं तुवालू की, तो तुवालू इज अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया, मैं भी बताऊंगा वाई तुवालू इज इन न्यूज़। तो पॉलिनेशिया में एक कंट्री है विच इज तुवालू, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। वायाकू इज द कैपिटल, वायाकू इज द कैपिटल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 11,000 है, और ये दुनिया की सेकेंड लीस्ट पॉपुलस कंट्री है। तो मतलब लीस्ट पॉपुलस कौन है, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी में इससे भी कम लोग रहते हैं। तो रैंक 2 पे आता है आपका तुवालू। अब तुवालू न्यूज़ में क्यों आ गया, तुवालू न्यूज़ में इसलिए आ गया क्योंकि हम सबको मालूम है, आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, अगर हम कोई फॉसिल फ्यूल बर्न करेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर आर इज समथिंग, आर द गैसेज दैट वी हैव टू एक्सपेक्ट, है ना। तो कार्बन आ रहा है तो विच मीन CO2 आ रहा है। नाउ CO2 का एक प्रॉपर्टी है कि वो शॉर्ट वेव्स को आने देता है और लॉन्ग वेव्स को जाने नहीं देता।
अब सन से आने वाली सोलर रेज शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आती हैं, अर्थ पे स्ट्राइक करते ही लॉन्ग वेव्स बन जाती हैं, इस वजह से कार्बन CO2 ट्रैप करता है हीट, एंड अल्टीमेटली हमें होती है ग्लोबल वार्मिंग, हमें होती है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता क्या है, मान लीजिए दिस इज अर्थ, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरे में हीट बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो सोलर कैप्स हैं, ठंडा है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो यहाँ की जो आइस है या फिर जो हिमालय जैसी जगहों पे ग्लेशियर है मेल्ट होगी। अब अगर आइस मेल्ट होगी तो वाटर तो रहेगा ना, पूरा वाटर तो इवेपोरेट करेगा नहीं, आप बर्फ रखोगे तो पानी आ जाता है नीचे, तो वो पानी अर्थ पे आएगा। तो जिस वजह से अर्थ का वाटर लेवल इंक्रीज करेगा। अब मान लीजिए वाटर लेवल यहाँ तक था और हम बढ़िया यहाँ पे रहते थे, हम यहाँ पे रहते थे और वाटर यहाँ तक आता था, हम यहाँ पे रहते थे और वाटर यहाँ पे आता था। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ सालों बाद वाटर लेवल मान लीजिए इंक्रीज हो गया है, क्योंकि मैं लो लैंड था, है ना, मैं ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं रह रहा था। अब मान लीजिए वाटर यहाँ आ गया, अब मैं यहाँ रह पाऊँगा, नहीं रह पाऊँगा, मतलब मेरा आइलैंड जो है वो सबमर्ज कर गया। सबमर्ज क्यों कर गया, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यही सेम चीज़ अब बस रिप्लेस कर दो तुवालू से, सेम चीज़ हो रही है तुवालू में। अब तुवालू को बता दिया गया है कि भाई जिस तरीके के हालात हैं उस तरीके से आप 25 साल के अंदर सिंक कर जाओगे, 25 साल में आप डूब जाएंगे। तो तुवालू की पूरी पॉपुलेशन लगभग 11,000 की बड़ी ही प्लान्ड तरीके से माइग्रेट करने का सोच रही है, प्लान्ड माइग्रेशन। इस वजह से आपका तुवालू इज इन न्यूज़। द कैपिटल ऑफ तुवालू इज वायाकू एंड तुवालू इज द पार्ट ऑफ पॉलीनेशिया। अब देख लो, तुवालू अ स्मॉल पैसिफिक आइलैंड नेशन इज प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लान्ड माइग्रेशन। प्लान्ड है ना माइग्रेशन, सारे इकट्ठे जा रहे हैं, ऑफ एन एंटायर कंट्री, पूरा कंट्री जा रहा है, ड्यू टू राइजिंग सी लेवल्स, सी लेवल बढ़ रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहे हैं, जिस वजह से पूरा एक कंट्री के सारे लोग प्लान करके माइग्रेट कर रहे हैं। और ये दुनिया का पहला ऐसा माइग्रेशन है जो इतना प्लान्ड है और जिसका रीजन है राइजिंग सी लेवल। तो तुवालू में ये हो रहा है, तुवालू इज अ स्मॉल पैसिफिक आइलैंड नेशन, मतलब पैसिफिक ओशन में ये एक आइलैंड है और ये पॉलिनेशिया का पार्ट है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। फॉर्मर नेम ऑफ तुवालू इज एलिस आइलैंड, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आप तुवालू याद रख लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लोकेटेड, इट इज अ पॉलिनेशियन कंट्री, अभी मैंने आपको बता दिया। इट इज जोग्राफिकली पोजीशन बोथ इन द सदर्न, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, चलो। कैपिटल वगैरह पढ़ लेना, मैंने बताया अभी अबायाकू, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। चलो, और हमें रोज़ पढ़ना है, हमें नई नई चीज़ें पढ़नी है, तो हम हर चीज़ को इतना एंटरटेन नहीं कर सकते। PM E ड्राइव स्कीम एंड दैट इज इट। चलो, तो PM E ड्राइव स्कीम पढ़ लेते हैं। PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम लॉन्च इन September 24 हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 2 years, ये फॉर ये। ठीक है, इसमें कुछ याद नहीं करना है, थोड़ा सा आप ये समझ के चलो EV व्हीकल्स क्या होते हैं एंड वाई आर EV व्हीकल्स इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको बताया फॉसिल फ्यूल को बर्न करोगे तो CH2NPS आएगा, CH2NPS आएगा मतलब कार्बन आएगा, कार्बन नहीं चाहिए, कार्बन नहीं चाहिए। अब कार्बन नहीं चाहिए मतलब अंदर पेट्रोल डीजल नहीं चाहिए, पेट्रोल डीजल नहीं चाहिए, पेट्रोल डीजल नहीं चाहिए, तो फायदे क्या होंगे, तो फायदा होगा मेरे देश में पोल्यूशन, मेरे देश में ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, है ना, मेरे देश में पोल्यूशन ऑब्वियसली कम हो जाएगा, कम ये चलाऊंगा, दूसरा मेरे देश के डॉलर्स बचेंगे, मेरे देश के डॉलर, मेरा फॉरेन डीजल लूंगा तो मैं इसको डॉलर दूंगा, मैं इसको डॉलर दूंगा, तो मुझे अपने डॉलर्स बढ़ाने हैं, मुझे अपना फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाना है, ताकि मैं देश में और नोट छाप सकूँ, ताकि अपने देश में और नोट छाप सकूँ, तो मुझे अपनी इकनॉमी राइज करानी है। अब इसीलिए हमारा देश, और हमें नेट जीरो भी करना है, मल्टीपल फायदे हैं, नेट जीरो भी करना है, तो हमारे कंट्री में लॉन्च होती है बहुत सारी स्कीम्स, जैसे कोरोना के टाइम पे एक स्कीम लॉन्च होती है बाय द नेम फेम, फास्टर एडॉप्टेशन ऑफ मोबिलाइज्ड, फास्टर एडॉप्टेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। ये, और ये स्कीम लॉन्च करता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। फास्टर एडॉप्टेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो हमारे देश का फोकस है किस पे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे। मुझे एक्जैक्टली डेटा याद नहीं आ रहा है, 2030 तक हमने कुछ अचीव करने का भी सोचा है, आई विल टेल यू समडे, मैं आपको बताऊंगा जरूर, कुछ परसेंटेज है जो हमें अपने व्हीकल्स में अचीव करना है, तो उसी को लेकर एक स्कीम है PM E ड्राइव स्कीम, जो 2 साल एक्सटेंड कर दी गई है। बट हमारा कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए, वाटर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड वाई आर रिलाइंग मोर ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। इसके साथ में हमारा देश एक तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे फोकस कर रहा है, दूसरा सोलर एनर्जी पे फोकस कर रहा है, और तीसरे हम फोकस इस पे भी कर रहे हैं, जैसे हमने देखा अभी, मैंने आपको ग्रह बताया था, है ना। इसके साथ में हम वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन योर दिस सोलर एनर्जी, विंड पावर एनर्जी, विंड एनर्जी पे हम फोकस कर रहे हैं। देन वी आर फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो सोलर एनर्जी एंड मल्टीपल 3 4 एक मिनट, और भी हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं अपने लिए पॉल्यूशन के लिए। एक तो हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे रिलाई कर रहे हैं, ठीक है, हम उसके बाद दूसरा हम उसके बाद सोलर एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मिशन लाइफ को हमने लॉन्च कर रखा है। हमने आर्टिकल 21 में राइट टू इन्वायरमेंट को फंडामेंटल राइट बना रखा है। इसके साथ में व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट एल्स डू वी, हमने रेलवेज ने हमारे बोला है नेट जीरो करेंगे हम बाय 2030, व्हाट एल्स, और हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे फोकस कर रहे हैं, हम सोलर एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, हम मिशन लाइफ कर रहे हैं, हम इसके साथ और क्या कर रहे हैं, हम इसके साथ और क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे फोकस कर रहे हैं, सोलर एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, इसके बाद हम किस पे फोकस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी, मिशन लाइफ, आर्टिकल 21 फेम पे फोकस कर रहे हैं। मुझे यार तुमको 2 3 चीज़ें बतानी थी। एक,
पर हम किस पे फोकस करें? हम एक तो देखो यार, खुद से मैं जैसे सोचता हूँ वैसे ही सोचते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे हमने फोकस कर रखा है, बिल्कुल सही बात है। हम बहुत सारे सोलर रूफटॉप्स लगा रहे हैं, तो सोलर एनर्जी पे वी आर फोकसिंग। ठीक है। हाँ देखो, हम बायोफ्यूल्स पे फोकस कर रहे हैं। वेरी गुड। हम बायोफ्यूल्स पे फोकस कर रहे हैं। बायोफ्यूल्स क्या है? हमें पता है हमारे देश में बहुत सारा अनाज सड़ जाता है ना, जो डिट्योरेट हो जाता है ना, अनहेल्दी हो जाता है। अब तुम बोलोगे तो फिर हमारे देश में इतने लोग भूखे क्यों होते हैं? यार हमारे पास इतना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं है ना। अनाज का मतलब ये नहीं होता है कि बस 10 किलो आटा को ट्रांसपोर्ट भी करना है, पीडीएस शॉप भी खोलनी है, इतना पैसा नहीं होता। तो हमारे देश में बहुत सारा अनाज सड़ जाता है ना, बहुत सारा, अलॉट ऑफ वीट, अलॉट ऑफ राइस, अलॉट ऑफ ग्राम, चने। तो ये सारे सड़ जाते हैं, तो हम करते क्या है? अब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारे देश में राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं माना, राइट माना, राइट टू फूड को हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मान सकते, क्योंकि हम इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी नहीं देश के पास। तो अब हम इस अनाज का क्या कर रहे हैं? ये अब है, ये सारी चीज़ बायोलॉजिकल है, प्लांट है, उसका फ्रूट है। हम एल्गी को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्यूल्स में। समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बायोफ्यूल। बायोफ्यूल। अब यार देखो ना, आप लिकर किससे बनता है? कई बार लिकर आपका देखो राइस से बनता है, और लिकर पे आग लगाओगे तो लिकर जलता है ना, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हाई होती है। समझ रहे हो? तो अ लॉट ऑफ दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर, सो दैट हम पेट्रोल डीजल कम चलाएं। इसके साथ में हम फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल पे भी फोकस करते हैं। फ्लेक्सी फ्यूल क्या होता है? फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स आर कि हमारे गाड़ी में ऐसे इंजन लगाए जाएं जो फ्लेक्सिबल हो फ्यूल को लेकर, कि पेट्रोल डीजल भी है और बैटरी भी है, तो वो फ्लेक्सिबल है। जो हमारी इंजन है वो फ्यूल्स को लेकर फ्लेक्सिबल है, बायो फ्यूल भी चल जाएगा, है ना। इसके साथ हम क्या फोकस कर रहे हैं? इसके साथ हम फोकस कर रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम पे। ये जो मैंने अभी आपको बताया बायोफ्यूल, बायोफ्यूल कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइम्स, उसी में से एक है एथेनॉल। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम, ऐसा पेट्रोलियम जिसमें हमने एथेनॉल डाल रखा है। इसीलिए अगर आप ये पेट्रोल स्टेशन पे देखोगे, पेट्रोल पंप्स पे देखोगे, यू विल फाइंड दिस टर्म E20, E10। E20 का सिग्निफिकेंस है, मतलब दिस पेट्रोलियम हैज 20% blended ethnic ethanol blended petroleum, so this petroleum is 20% ethanol blended, so the petroleum is carrying 20% of ethanol। तो इससे क्या हो रहा है ना, हमारा डिपेंडेंस कम हो रहा है। अब मान लीजिए आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला है, उसमें 800 ml पेट्रोल था, जो कि आपने वेस्ट एशिया से इंपोर्ट किया था, डॉलर दिए थे। 200 ml तो इसमें एथेनॉल पड़ा है, वो तो कम से कम मेड इन इंडिया है। समझ में आया? पोल्यूशन थोड़ा तो कम हुआ। तो ये सारी चीज़ें की जा रही है, और इसमें मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। फेम भी मैंने आपको बता दिया है। चलो इसके बाद कभी ये टॉपिक आएगा तो इसको और थोड़ा सा पकड़ के खींचेंगे। फॉर नाउ थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइकिंग these sessions, please watch the like the previous sessions if you really want to score well in your examination, and also if you are looking for a full-fledged course of any of these examinations, please give us a call on this number 8808888415 in case of any inquiries related to your preparations of these examinations. Thank you so much, I'll see you tomorrow now. Bye bye.